जी। ओके, सो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली माय नेम इज़ दनियाल अहमद एंड आई एम currently working as a BIM specialist in Orion Design and Construction. सो बेसिकली इस वेबिनार का मकसद ये था कि जो फ्रेशीज़ हैं या जो अभी कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं बिम के अंदर, तो उनको आइडिया हो कि असल में बेसिकली बिम होता क्या है और बिम यूज़ कहाँ पे होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी कैरियर ग्रोथ क्या है। कि बहुत से मेंबर्स को ये इशू आ रहा था कि वो समझना चाहते कि बिम है क्या चीज़ असल में। तो इंशाल्लाह इस पे मैं थोड़ा सा वन बाय वन थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन थोड़ा करूँगा। इंशाल्लाह हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट कमिंग वेबिनार्स में हम आएंगे। लेकिन अभी इसी पे बेसिक से एक आउटलाइन में दे दें कि बिम है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले जो बिम है, एक बहुत से लोगों को एक चीज़ है ना कि क्लियर हो जाए कि बेसिक बिम जो है ना वो कोई 3D सॉफ्टवेयर नहीं होता। वो ना ही वो कोई ऐसे सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली एक इन्वायरमेंट है जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। एक कॉमन डाटा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, कन्वेंशन मेथड हम क्या करते हैं, लाइक जो पहले हम डिज़ाइन के इस प्रोसेस में चलते थे। लाइक पहले आप कैड आपके ड्राइंग बनती थी, उसकी डिज़ाइन होता था, फिर उसको जाके फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर को जाता था, वो फिर इसके अंदर जो इसकी इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करता था। उसके बाद वो क्वांटिटी सर्वे के पास जाता था जो इसकी क्वांटिटीज़ निकालता था, फिर कॉस्ट एस्टिमेशन करता था। और उसके बाद वो डिफरेंट प्लानिंग इंजीनियर के पास जाता है जिसके वो प्लानिंग करना था। तो जिसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है वो, जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा। बिम ये कि वो एक हम इनिशियल ही सारा डिज़ाइन करते हैं, और उस मॉडल के थ्रू फिर हम डिफरेंट जो हमारे फंक्शंस है, लाइक कॉस्ट एस्टिमेशन, क्वांटिटी टेक ऑफ, डाटा मैनेजमेंट, ठीक है, या फैसिलिटी मैनेजमेंट, तो या शॉप ड्राइंग्स, तो हम उसके थ्रू जो है पैरेलल ही उस चीज़ों को सबको सबको ना हम साथ लेके चलते हैं। तो बेसिकली बिम का मकसद ही यही था कि उस जो हमारा टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, और चीज़ों को जा एक्यूरेसी के साथ और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ उसको लेकर लेकर जाएगा। तो बिम की जो डेफिनेशन है मैंने एक प्रिसाइज देखी है कि इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस वी फॉलो टू क्रिएट अ डिजिटल रिकॉर्ड and central source of shared knowledge of an asset from design through construction and into operation. Okay, तो बेसिकली आप बिम से बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जिसमें आप वो मॉडल क्रिएट करते हो किसी क्लाइंट के लिए। कोई एसेट, एसेट बेसिकली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो सकता है, या वो कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो एक एसेट है। ठीक है, उसका हम एक डिजिटल रेप्लिका बनाते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले। फ्रॉम डिज़ाइन से, डिज़ाइन जब इसका प्रोसेस चल रहा होता है, फिर जब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा होता है वहाँ भी हम इसको यूज़ करते हैं। जब आप एसेट आपको कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ऑपरेशन स्टेजेस में, लाइक बिल्डिंग को ऑपरेट करने के लिए जो जो डेटा रिक्वायर्ड है वो हमारे पास एक डिजिटल फॉर्म में पड़ा होता है। बेसिकली बिम का मकसद ये कि हम जो पेपर है उसको रिड्यूस करें, पेपर वर्क को। तो इट्स बेसिक पेपर लेस प्रोसेस। और क्योंकि हमने सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना है या उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, तो उसको इसके लिए भी हम डिजिटल कंस्ट्रक्शन की तरफ चल रहे होते हैं। तो बिम बेसिकली एक कोई सिर्फ 3D विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होता। लाइक बहुत से लोग एक का बहुत सी पोस्ट डाल रहे होते हैं कि लाइक वो एक 3D मॉडल बनाते हैं, उसको फिर एक रेंडर निकाल के फिर कहते हैं कि ये एक बिम है, बिम मॉडल है। हालांकि वो सिर्फ बिम मॉडल नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंट हमें जो फंक्शंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए असल में पूरा डाटा उनको मैनेज करना होता है। तो बेसिकली सिर्फ 3D विजुअलाइजेशन एक पार्ट है उस बिम का, लेकिन उसके और भी बहुत से फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जो बिम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में जो इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली उस डेटा, वो डेटा होता है जो उस मॉडल के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, लाइक मैं कैड की बात करूँ, हम स्केचअप भी है हमारे पास, कैड सॉफ्टवेयर भी है जिसमें 3D बनता है, लेकिन वो एज अ ऑब्जेक्ट होता है। उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसकी कि ये किसने बनाया है, ये किस कंपनी, कौन करेगा इसको। ठीक है, उसकी कोई क्वांटिटीज से एक्सट्रैक्ट नहीं होती ऑटोमेटिक। तो बिम मॉडल का जो फ़ायदा हुआ ये कि हम बहुत सी चीज़ें एट अ टाइम और एट वन प्लेस हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिम बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और उसके साथ जो उसका डेटा होता है ना वो एसोसिएट होता है उस मॉडल के साथ। तो वो बेसिकली बेनिफिशियल होता है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो बेनिफिट्स ऑफ बिम बेसिकली क्या कि पहले हम लोग हैंड ड्राफ्टिंग करते थे, इसकी इवेल्युएशन क्या हुआ है डिज़ाइन प्रोसेस का।
कि पहले हम पेपर पे वर्किंग कर रहे थे, फिर कैड पे आए हैं, अब उसके बाद बिम पे आ गए। तो ठीक है, तो बिम पे आने का मकसद क्या है, तो इंशाल्लाह वो आपकी नेक्स्ट में मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ओके। तो पहले ज़रूरत क्यों पेश आई ये हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस क्या है हमारे पास। कि जब भी एक प्रोजेक्ट बनता है हमारे पास, तो जब भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो बहुत से 30% जो प्रोजेक्ट है वो अपने ओरिजिनल प्रोग्राम या बजट पे मैच ही नहीं होते। ऑब्वियसली फिर क्या होता है, इससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसका टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। क्लाइंट जो है फिर बाद में ये कहते हैं कि जो हमें ड्राइंग्स प्रोवाइड की है वो सफिशेंट नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल हम टाइल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। टाइल्स आपने फ्लोर टाइलिंग करनी है, तो आपको जब एग्जैक्ट क्वांटिटी का नहीं पता होगा कि मैंने कितने लगाना है, हम एक्स्ट्रा ले आते हैं फिर, क्योंकि उसमें कटिंग आ जाती है। लेकिन बिम मॉडल के अंदर है इसका आप प्रॉपर एक अपनी प्लेसमेंट करते हैं उसके अंदर, तो उस कटिंग को भी आप इंक्लूड करते हो, तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो टाइल्स है वो ले आते हो, तो कम से कम उसकी वेस्टेज जो है ना वो फिर हमारे पास नहीं होती इसकी, तो उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है। इसी तरह फिर चेंज ऑर्डर्स होते हैं, लाइक अब हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंग तो प्रोड्यूस कर लेते हैं लेकिन जब एक्चुअल सिनेरियो में जाते हैं साइट पर, तो उस वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से या उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक कॉलम है, कई एमईपी के एलिमेंट्स आ गए हैं तो वो जो कि क्लैश कर रहे हैं, कहीं पे दीवारें आ गई जो कि गलत ड्रा हुई हुई वहाँ पे, तो इन दी एंड क्या होगा कि आपको फिर से डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो उससे की वजह से आपकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ में हम लोग बिम एक और चीज़ भी करता है जो सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट कर रहा होता है, लाइक कार्बन एमिशंस के जो हम बेसिक जो मटेरियल इंक्लूड करते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट एनालिसिस होती है। और क्योंकि एज वी नो डैट concrete is the biggest contributor in the carbon emissions, like around 70% कार्बन emissions जो बिल्डिंग्स कंक्रीट की वजह से होती है। तो आजकल जो है वो सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस काफ़ी हैं, लाइक हमारे पास पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, कोऑर्डिनेशन पुअर होती है, ख़ासतौर पर डिज़ाइन वाले एरिया में, कि मतलब आर्किटेक्चर अपनी एक एरिया लेकर चल रहा होता है, और जो मैकेनिकल के टीम है अपनी लेकर चल रहे होते हैं, स्ट्रक्चर एक अलग साइड पे होता है, तो उन सबको एक एरिया में लेके आना। ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली जो है उन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हम बिम को लेके आए। तो बेनिफिट्स इसके बेसिकली यही है कि आप डिफरेंट चीज़ों को करते रहते हैं, 3D कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्लैड डिटेक्शंस करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन सिमुलेशंस भी करते हैं। लेकिन कि लाइक कोई भी प्रॉब्लम्स हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, लाइक एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, तो कोई भी प्रॉब्लम हम उसको आइडेंटिफाई करें और इसको फिर इसको रेक्टिफाई भी करना है। तो बेसिकली दिस वर द बेनिफिट ऑफ द बिम, कि एक चीज़ कंस्ट्रक्ट होने से पहले ही उसको देख लिया जाए कि कौन से पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, तो उसको हम आइडेंटिफाई करें और फिर इसको रेक्टिफाई करें। ठीक है। बेसिकली बिम का एक मॉडल आपके पास होता है, वो शेयर प्रोजेक्ट मॉडल। ठीक है, डिफरेंट जिसके अंदर डिफरेंट ये जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास, लाइक आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर, क्वांटिटी सर्वेयर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर, फैसिलिटी मैनेजर्स, वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। एक आर्किटेक्चर मॉडल बना रहा होता है साथ, तो वो जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी साथ में देख रहे होते हैं कि एक्चुअल में बन क्या रहा है। फिर इसी तरह और एक ही कॉमन इन्वायरमेंट के अंदर वो सारा डाटा शेयर होता है, तो उसको कोई भी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक्सेस दी होती है तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि लाइक सपोज करें कल को कोई भी रिवीजन आ जाती है, तो कंसल्टेंट के पास आ जाती है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास टाइम पे नहीं होती, तो ऑब्वियसली एक मेस क्रिएट हो जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ें बेसिक बिम जो है ना वो एक सेंट्रल सोर्स ऑफ शेयर नॉलेज ही यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए बेसिकली बिम जो है वो 3D विजुअलाइजेशन भी कर रहा होता है, जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो भी चीज़ आप बना रहे होते हो उसको आप 3D में देखते हो पहले, कि हम एक्चुअली बना क्या रहे हैं, क्लाइंट को भी दिखाना होता है अपने, कि मेरी जो एमईपी के डक्ट्स हैं वो कहाँ से गुजर रही है, कौन सी डक्ट्स है, क्या चीज़ है, बेसिकली हम बना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैड ड्राइंग से वो चीज़ें पता नहीं चलती कि हम एक्चुअली हमने बनाना क्या है और क्या बनाना है। ठीक है।
तो ये डिफरेंट एक इसके एक्सपर्ट्स होते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं MEP जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स एरिया होता है। जब MEP ख़ास तौर पर काफ़ी इश्यूज आते हैं साइट पे, जब एग्जीक्यूशन फेज़ में होते हैं हम लोग, कई हमने डक्ट गुजारनी होती है, साथ में आपने लेवल्स आपने ऐसे कर दी कि वहाँ पे कोई और प्लम्बिंग का पाइप चल रहा होता है, तो फिर आपको फिर उसकी हाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग काम है कल, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि रिसोर्स बेसिकली कंस्ट्रक्शन में टाइम और मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी क्रूशल। तो ये चीज़ है। फिर हम 3D इसी तरह डिफरेंट थ्रू रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आपका एक दफ़ा ड्राइंग कंप्लीट हो जाए, आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए, फिर क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मैकेनिकल के टीम अपनी है, इलेक्ट्रिकल की अपनी टीम है, प्लम्बिंग की अपनी टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल वर्क्स, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जब वो एक कंप्लीट ड्राइंग बन जाती है एक एरिया के अंदर, तो उसको फिर हम डिफरेंट जो मॉडल्स हैं हमारे, उसको हम एक पॉइंट पे ले आते हैं। उसको चेक करते हैं कि क्या वो सही कोऑर्डिनेटेड है या नहीं, कहीं पे लेवल का इशू नहीं, कहीं क्लैशेस का इशू तो नहीं आ रहा। जिस तरह आप देख सकते हो कि ये एक कॉलम है स्ट्रक्चर का, ठीक है, और साथ में मैंने एक MEP के प्लम्बिंग की एक पाइप गुजारी है। तो इशू ये कि कैड ड्राइंग्स में इशू ये होता है कि आप बना तो लेते हो, लेकिन क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, बहुत से भी इश्यूज होते हैं, तो उनको वो चीज़ों को एसेस नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैंने एक चीज़ कही, वो अपनी जगह पे शायद ठीक लगाई होगी लॉगिन, लेकिन उनको आइडिया नहीं हो रहा था। ये चीज़ें मसले तब आती है जब आप इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं साइट पे, तो ऑब्वियसली मैस क्रिएट हो जाता है बाद में। तो इसको आप प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही इसको आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो क्लैश डिटेक्शन इस वजह से ज़रूरी होते हैं, जिसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। मेनली तो अभी मार्केट मेनली तो यूज़ हो रहा है नेविसर, और सोलिब्री भी यूज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर नेविसर की यूज़ करते हैं। फिर जब आपकी एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के पास चल जाता है, उससे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन सिमुलेशन या 4D प्लानिंग, ठीक है। 4D प्लानिंग में आपके ये होता है कि जो आप प्राइमेरा पे आप स्केड्यूल बनाते हो, उसको आप जो आपका बिम मॉडल है उसके साथ इंटीग्रेट करते हो। फिर उसको आप एसेस करते हो कि यार मैं बेसिकली बनाऊँ, जो मेरा एसेट है उसको मैं बनाऊँगा कैसे, ठीक है। तो इशू ये कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो काफ़ी हज़ारों एक्टिविटीज़ होती है। उसका ये इशू होता है कि अभी एक एक्टिविटी है, लाइक एक कॉलम है और एक स्लैब है, तो पहले कॉलम बने तो उसके बाद आपने स्लैब बनानी होती है, फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आपने सिमुलेशन में एक्टिविटीज ऐसे प्लान की कि वो भी आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि मैंने प्लान गलत किया हुआ है, लाइक, ठीक है, तो आप गलती से वहाँ पर आपको ऐसा शो हो रहा था कि स्लैब पहले बन गया, उसके नीचे फिर कॉलम बन गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के ना ये पूरी रिसोर्स प्लानिंग होती है, रिसोर्सेज होती हैं। फिर आपकी जो इक्विपमेंट्स है, लॉजिस्टिक प्लानिंग है, ठीक है, कि आपने ये जो अभी टावर क्रेन है, काफ़ी इश्यूज आते हैं कि टावर क्रेन मैंने प्लेस कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इश्यूज हमें कंस्ट्रक्शन सिमुलेशन में ही पता चल जाते हैं। प्लीज़ ये माइक ज़रा म्यूट कर दें आप, जिसके भी ओपन है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आपकी रिमोट एक्सेस टू प्रोजेक्ट डाटा, लाइक साइट इंजीनियर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने बस ये कहना था कि क्या आप इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हम बाद में जी भी जी देख सकें प्लीज़। जी जी जी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके। अच्छा, बेसिकली साइट इंजीनियर्स जो होते हैं साइट पे, बिम का ये फ़ायदा है कि आपके जब आप 3D मॉडल होता है या जो भी बिम डाटा होता है, ठीक है, साइट पे एक साइट इंजीनियर होता है, वो चीज़ों को एसेस कर रहे होते हैं कि एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स होती है, ठीक है, पेपर के बाद। फिर जो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में ये हो रहा होता है कि वो एक टैबलेट के थ्रू ही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, कि अगर इन केस कोई भी डिज़ाइन में कोई चेंजेस आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ही अपने एक डिफरेंट इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रिम्बल है, ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड है, बिम 360 है, ठीक है, वहाँ पर वो अपना जो इशू है उसको रेज कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिज़ाइन कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेक्ट का डाटा है वो भी रिमोटली एक्सेस का हम कर सकते हैं। हमें प्रोजेक्ट की जो स्टेटस है वो भी हमें पता चल सकता है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो प्रीवियसली एग्जांपल थी कि पहले कन्वेंशनल मेथड में ये हो रहा होता था कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक साथ कोऑर्डिनेशन खुद करनी होती। लाइक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट जब अपनी ड्राइंग कंप्लीट करता था, तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियर को शेयर करता था, फिर क्वांटिटी सर्वेयर को, फिर फैसिलिटी मैनेजर को, फिर कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन जब सपोज करें कोई चेंज आ गया डिज़ाइन के अंदर, उसको फिर दोबारा फिर चेंज करना पड़ता था।
फिर दोबारा शेयर करना पड़ता था। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका डिज़ाइन ख़राब भी हो जाए, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नहीं होती इसके अंदर। तो बिम का ये फ़ायदा है कि इसमें बेसिक डिफरेंट एक ही एरिया होता है, उसी को ही लोग सारे एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरऑपरेबिलिटी इंटीग्रेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बिम इज़ लाइक, इसमें जो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ही मतलब बेसिकली बिम एक इन्वायरमेंट है जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक ही मॉडल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम रेविट पे एक बिम का मॉडल बनाते हैं, उसको फिर एक्सपोर्ट करके हम क्वांटिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसी मॉडल को हम 4D के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम एनर्जी एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है कि आपका एक प्रोजेक्ट की एक फ़ाइल है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ की एग्जांपल दे देता हूँ। पीडीएफ आप किसी भी सिस्टम में ले जाएं, वो किसी भी फॉर्मेट में खुल जाता है। लाइक एडोब में भी खुल जाता है, गूगल की फॉर्मेट में भी खुल जाता है। तो जस्ट लाइक दैट। तो बिम का ये फ़ायदा है कि एक फ़ाइल होती है कॉमन, जिसे हम आईएफसी कहते हैं। उस आईएफसी के ज़रिए हम उस मॉडल को किसी भी सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इशू ये कि जो चीज़ें बिम के अंदर नहीं आ रही, लाइक आईएफसी उसको पिक नहीं करता, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं स्केचअप की एक मिसाल दे दूँ। स्केचअप का इशू है कि वो काफ़ी लोग उसको बिम को कहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको बिम नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें ना बिम का जो डाटा होता है ना, मैं शुरू में कहा डाटा, बेसिकली वो डाटा नहीं होता। वो मॉडल तो बन जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो डाटा है उसका साथ एसोसिएटेड है, वो नहीं होता इसके साथ, ठीक है। तो इसको आप फिर कम्प्लीटली बिम भी नहीं कह सकते। इसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर है, लाइक ई टैब की मिसाल है। अब ई टैब ऑटोडेस्क के अंडर आती नहीं है, तो इसका इशू ये था कि जब आप ई टैब का मॉडल जो है वो रिविट में ले जाओ, या रिविट का मॉडल ई टैब में ले जाओ, तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंपेटेबल नहीं है। तो इसलिए काफ़ी इश्यूज़ हैं। अभी भी इस पर वर्किंग चल रही है आईएफसी के एडवांस वर्जन्स पे, ठीक है। तो बिम के ये फ़ायदे कि जो उसके बिम के अंदर जो सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, वो उसमें हम एट अ टाइम काफ़ी काम कोलेबरेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टीम कोलेब्रेशन का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है कि लाइक एक ही मॉडल पे डिफरेंट टीम मेंबर्स और डिफरेंट बंदे भी काम कर सकते हैं। लाइक सिर्फ आर्किटेक्चर के अंदर हम 5 से 6 बंदे, ठीक है, लाइक आर्किटेक्चर के मॉडल के अंदर हम 5 से 6 बंदे काम कर सकते हैं। फिर इसी तरह एमईपी के भी एक 5 से 6 बंदे एट अ टाइम काम कर सकते हैं। लाइक मैं कहूँगा कि स्टेयर्स कोई और बना दे, रूफ कोई और बना दे, वॉल्स कोई और बना दे। तो इससे जो आपका मॉडल जो एक हफ्ते का काम है, तो वो आपको 2 दिन में भी कर सकते हैं। और फिर तीनों मॉडल को हम एट अ टाइम लिंक भी कर सकते हैं, जिससे वो एक सेंट्रल मॉडल बन जाता है, ठीक है। एक ही मॉडल सेंट्रल मॉडल होता है, उसको फर्दर लाइक एमईपी टीम में डिवाइड किया जाता है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर डिफरेंट जो अभी हमारे डिसिप्लिन है ना, उसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर बायो डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। अब ये जो एग्जांपल है, ये बेसिकली रिविट से ली है, ठीक है। ये बिल्डिंग्स के लिए मेनली आपका रिविट यूज़ हो रहा होता है, टेक्ला यूज़ हो रहा होता है। और जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो ज़्यादा सिविल 3D है, एकोसिम है, बेटली के अपने सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोडेस्क के अपने सॉफ्टवेयर हैं। तो एक कॉमन एग्जांपल है कि कॉमन एग्जांपल है बायो डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी का, कि लाइक अब आप एक बीम इस तरह बनाते हो, ठीक है, इस तरह की बीम बनाते हो, तो वो डिफरेंट व्यूज़ में भी ऑटोमेटिकली ही बन रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो आपको आइडिया हो रहा होता है कि मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। फिर साथ में अगर आप स्केजुअल है, ये स्केजुअल आप एक्सट्रैक्ट करते हो उसके अंदर, तो उस स्केजुअल के अंदर आप लगे ये बीम है, सपोज करो आप बीम की लेंथ चेंज करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर इसकी लेंथ चेंज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इस प्लान के अंदर भी चेंज होगा, और 3D के अंदर भी चेंज होगा। कन्वेंशनल कैड में क्या होता था कि अगर आप एक जगह पे चेंज करते थे, तो आपको फिर हर जगह खुद भी सेक्शन में भी जाके चेंज करना पड़ता था, आपको एलिवेशन भी चेंज करना पड़ना था, आपको इवन आपके जो एक्सेल शीट्स बनाई हुई थी उसमें भी चेंज करना पड़ता था। इसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब आप एक प्लान में कुछ भी चेंज करते हो, तो हर जगह वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। फिर पैरामेट्रिक रिलेशनशिप्स, लाइक ये कि सपोज करें मेरे पास एक 2 फुटिंग्स हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी डायमेंशन चेंज करूँ सबकी। तो ये कि अगर मैं एक में भी चेंज करूँगा ना, तो अगर वो सेम टाइप के हैं तो वो सब में चेंज चेंज होता है, ठीक है। तो इसका जो पैरामेट्रिक रिलेशनशिप है ना, वो काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। फिर इससे हम जो हमारी जो ड्राइंग्स है, बेसिकली हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है, हमने कंस्ट्रक्शन या शॉप ड्राइंग्स दिखानी पड़ती है, ठीक है। जब आपका एक 3D मॉडल कंप्लीट हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद हमने इसकी शीट्स निकालनी पड़ती है। आप बस एक चीज़ ये ध्यान रख लें कि ये नहीं है कि आपको शीट भी ऑटोमेटिकली निकाल के देगा। ये जो हमारी यहाँ पर लेबलिंग होती है, ये आपको खुद करनी पड़ती है, ठीक है।
जस्ट लाइक कैट की तरह आप कह सकते हो। लेकिन आपको ये जो मॉडल है ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा जो चीज़ आप ड्रॉ करोगे इसके अंदर। अच्छा, उसके साथ ही हमारे जो क्वांटिटी टेक ऑफ है वो भी हो जाती है ऑटोमेटिकली। एक और सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है आजकल वो कॉस्ट एक्स के नाम से है, ठीक है। कॉस्ट एक्स को भी आप ट्राई कीजिएगा कि ये बेसिक बिम मॉडल को थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड वे में ना उसको टेक ऑफ करता है। रिविट में इशू ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा सा मसला बनता है इसके अंदर, क्योंकि अभी भी इतना, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए तो इशू नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा इशू है इसकी जो क्वांटिटी टेक ऑफ जो इसका फीचर है, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेटेड ड्राइंग्स है, तो बेसिकली देखें कि ये हम एक मॉडल में देखें डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करते हैं और साथ में इसकी शीट्स भी निकल रही होती है, एम की भी शीट्स निकलती है इसी तरह। देख रहे हैं, देखिए एम के एलिमेंट्स हैं, ये हमारा प्लान है। मतलब हमें ये नहीं करना पड़ता कि हमें आर्किटेक्चर को अलग से इसमें लिंक करना पड़ता है, ठीक है, साथ साथ सारी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक है ये वीआर का कॉन्सेप्ट है कि जब आपका एक मॉडल बन जाता है एआर वीआर का, जिसे ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी कहते हैं इसको, ठीक है। साइट पे अगर आप इसको क्लैरिफाई करके जो चीज़ मैंने बेसिकली बनाई हुई है क्या वो एग्जैक्टली वहाँ पर है या नहीं, लाइक डिफरेंट पाइप्स गुजर रहे होते हैं आपके, और डिफरेंट मैकेनिकल के डक्ट्स गुजर रहे होते हैं आपके, एयर टर्मिनल्स गुजर रहे होते हैं, डिफ्यूज़र्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अपने थ्रू जो मोबाइल आईपैड्स हैं उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कि यार ये चीज़ मैंने अपनी जगह पे बनाई नहीं बनाई, क्योंकि आप ड्राइंग्स ऑब्वियसली प्लान ड्राइंग्स जो होते हैं उससे चीज़ों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या मतलब ह्यूमन एरर हो जाता है आई साइट, ठीक है। तो मोबाइल से ना आप एक जो आईपैड होते हैं उससे ना प्रॉपर आपको उसको देख सकते हो चीज़ों को। इसी तरह फिर इसके एनर्जी एनालिसिस हम करते हैं एक ही मॉडल के अंदर, लाइक सोलर जो उसकी एनर्जी होती है या विंड की जो एनालिसिस होते हैं डिफरेंट, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, लाइक ये एनालिसिस के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे। अब इसका ये फ़ायदा है कि हम एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर ही इसकी एनालिसिस करते हैं इसकी। नो देयर आर बिम डायमेंशंस, बेसिकली हम बिम के अंदर हमारी ना डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं जिसको हमें लेके चलना होता है, लाइक 3D जो हम बेसिक बनाते हैं, 2D बेसिकली वही जो हम कैड की प्रोडक्शन को कहते हैं, 3D जो हम 3D के मॉडल बनाते हैं, 3D हम मॉडल्स के अंदर बनाते हैं बिम मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद हम 4D बेसिकली टाइम और टाइम एक फैक्टर, 4D बेसिकली टाइम को कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर जब उसके साथ आप कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको फिर हम 5D कहते हैं, ठीक है। तो 4D में बेसिकली हमारी जो प्लानिंग होती है, 4D सिमुलेशंस होती है, ये इंक्लूडेड होती है। और 5D के अंदर हम उसको कॉस्ट के साथ भी कैश फ्लो देखते हैं या कॉस्ट एस्टिमेशन भी देखते हैं उसके अंदर। 6D बेसिकली आपकी सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड होती है या एनर्जी एनालिसिस के, ठीक है, ज़्यादातर। तो काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं ना उनमें ये इशू आ रहा था कि जो 6D और 7D में ना वो थोड़ा सा एक इशू है कि वो इनको ना स्वैप कर देते हैं, ठीक है। लाइक वो 6D को ऑपरेशन मैनेजमेंट कह रहे होते हैं और 7D को सस्टेनेबिलिटी। हालांकि आपकी 6D जो है वो सस्टेनेबिलिटी को है, और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो 7D बेसिकली आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट है। जब आप एक दफ़ा आपकी बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद आपने उसको बाद में जो चलाना होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करना होता है, ख़ासतौर पर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है या हॉस्पिटल्स है, जिसमें आपने बिल्डिंग की जो है कि एलिमेंट्स को देखना होता है, लाइक उसके एमईपी के जो लाइफ टाइम है, कौन मैन्युफैक्चर है उसका, ठीक है, वो काफ़ी क्रूशल एरियाज होते हैं, क्रूशल डाटा होता है, तो वहाँ पर वो 7D यूज़र होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है कि लाइक सबसे पहले हम कॉन्सेप्शुअल स्टेज में होते हैं, फिर डिटेल डिज़ाइन बनती है उसकी, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये एक वर्क फ्लो बता रहा है डिज़ाइन प्रोसेस या किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का, ठीक है। फिर जब वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है फिर हम मैन्युफैक्चर पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक्स आती है, प्लानिंग होती है, कैश फ्लो होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर डिफरेंट एरियाज है हमारे। फिर एक टर्म आती है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, LOD जिसे हम कहते हैं। अमूमन ऐसे होते हैं कि लाइक एक क्लाइंट होता है, वो कहते हैं कि मुझे घर बनवाना है, घर मुझे कितना बनवाना है, किस लेवल पे बनाना है, कितना बनाना है, ठीक है। तो वो बेसिकली LOD ये डिफाइन कर रहा होता है कि मुझे एक चीज़ चाहिए लेकिन कितने लेवल पे चाहिए मुझे,
या कितना मुझे उसको डेवलप करना है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि प्रोजेक्ट में अगर आप एक्स्ट्रा एक चीज़ ज़्यादा बनाओगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो ऑब्वियसली जब जो क्लाइंट को ज़रूरत ही नहीं है उसकी, तो बेसिकली वो आपको मॉडल को भी हैवी कर देगा और आपकी जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम लाइन है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये भी समझना बड़ा ज़रूरी होता है। एल होता क्या है? एल बेसिकली लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, जिसका दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, लेवल ऑफ डिटेल एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल बेसिकली आपने जो 3D मॉडल है वो कितना डेवलप करना है उसको। ठीक है, और लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो जो एलिमेंट्स जो भी आप मॉडल बनाते हो उसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, लेवल ऑफ डेवलपमेंट बेसिक ये डिफाइन करता है लाइक एल ओ डी 100, 200, 300, 350, 400 एंड 500। तो एल ओ डी 100 बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन का मतलब आप एक मास्टर प्लान है किसी भी सोसाइटी का। तो आप क्लाइंट आपको कहते हैं कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बना के दें, लाइक उसमें आप ये बना के देंगे कि मेरे पार्क्स किधर होंगे, मेरे मॉल्स किधर होंगे, मेरी जो यूटिलिटीज़ हैं वो किधर किधर होंगी। ठीक है, मतलब डिटेल डिज़ाइन नहीं होता, सिर्फ आपने बताना होता है कि मैं बेसिकली मेरी सोसाइटी में होगा क्या और क्या क्या एरिया किस चीज़ के लिए डिपेंड है। स्कीमेटिक में ये होता है कि उसको फर्दर थोड़ा डिज़ाइन डेवलप किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि एक आप सोसाइटी की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स होंगे, कितने रूम्स होंगे। ठीक है, तो ये डिफाइन किया जाता है, फिर डिटेल डिज़ाइन आ जाता है जिसे एल ओ डी 300 कहते हैं। अब आपको सपोज का क्लाइंट आपको कहता है ना मुझे एल ओ डी 300 तक ही मॉडल चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसमें आपने फिर कंस्ट्रक्शन शॉप ड्राइंग्स नहीं देनी होती। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेजेस हैं कि आपको ये बताया जाएगा, क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे आपका जो मुझे बिम है वो किस लेवल तक चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली जितने आप लेवल एल ओ डी इंक्रीज़ करोगे तो उसकी जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो एल ओ डी 300 बेसिक डिटेल डिज़ाइन होता है जिसमें आप अपना जो मॉडल होता है आपका उस लेवल तक आ जाता है कि जिससे आप किसी भी एसेट को डेवलप कर सकते हैं। फिर एल ओ डी 350 जो है वो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स बेसिक शॉप ड्राइंग्स हैं आपकी। और फिर उसके बाद जो एल ओ डी 400 है वो फैब्रिकेशन है, असेंबली। फैब्रिकेशन बेसिकली ये होता है कि सपोज करें आप एक सीलिंग लगा रहे हैं, लेकिन आपने 3D मॉडल में दिखा दी कि मैं इस किस्म की सीलिंग लगाऊँ, लेकिन उसको लगाऊंगा कैसे? वो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि लाइक एक बोल्ट होता है। ठीक है, उस बोल्ट को मैंने क्या स्क्रू करना है या बोल्टिंग करनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट बेसिकली एक डिज़ाइन जो होता है डिज़ाइनर्स होते हैं वो बताते हैं। तो या किसी मैन्युफैक्चरर को हमने देना होता है कि मुझे इस तरह की एक चीज़ बनानी है एक छोटे लेवल पे, तो वो फैब्रिकेशन ड्राइंग्स होती है हमारी। ठीक है, और उसके बाद जो एल ओ डी 500 होता है वो बेसिकली एज बिल्ट ड्राइंग्स होती है जो कि साइट पे वेरीफाई होती है कि जो चीज़ मैंने मॉडल की थी क्या वो एग्जैक्टली वही चीज़ बनी या नहीं बनी। तो ये बेसिकली एल ओ डीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि एल ओ डी टू मुझे क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे एल ओ डी 350 तक ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या है मुझे इसमें फैब्रिकेशन ड्राइंग्स नहीं चाहिए होंगी। तो अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका मॉडल हैवी भी होगा और जो है कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये एल ओ डी का कॉन्सेप्ट है। फिर इसी तरह इसके बिम स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट बिम स्टैंडर्ड्स हैं। आई एस ओ 19650 है, बी एस पी है, पी एस पी है। तो इंशाल्लाह इसको फिर फर्दर हम नेक्स्ट वेबिनार में इसको डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स है कि आपके बिम को एक जो अप्रोच है ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो टर्म्स यूज़ होते हैं बिम के अंदर वो क्या क्या है। ठीक है, फिर एक कोबी एक वर्ड है यहाँ पे, ये बेसिकली कोबी कोबी बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक फॉर्मेट है। हमने जो अभी भी 70 पढ़ा था बेसिकली वो फैसिलिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड था। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट आपका रिविट मॉडल है, ठीक है, या बिम मॉडल है। अब बिम मॉडल जो फैसिलिटी मैनेजर होते हैं जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उनको तो बिम मॉडल का या उनको शायद उनके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, फिर क्या करेंगे? क्योंकि फैसिलिटी मैनेजमेंट के अपने सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर एडेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब आप कॉपी अच्छा कॉपी की जो डेटा है ना वो बेसिकली आप मॉडल के साथ ही देते हो, तो वो एक एक्सेल शीट में एक प्लगइन के थ्रू ये एक्सट्रैक्ट होता है। जब आप एक्सेल शीट उसको दोगे, ये भी इसके एक पूरा फॉर्मेट होता है, आप डिफरेंट वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। ये क्योंकि ये बिम का भी ये भी एक अलग डोमेन है बिम के अंदर, जस्ट लाइक 4D 5D की तरह। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एक एक्सटेंसिव टॉपिक है, को भी इंशाल्लाह इसको फिर आगे हम स्टडी करते रहेंगे। तो जब आपका एक एक्सेल शीट बन जाती है जिसमें ना आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है
कि मेरी बिल्डिंग के अंदर लाइक मेरी अगर एक एयर कंडीशन यूनिट है, तो इस एयर कंडीशन यूनिट के जो मैन्युफैक्चर है वो कौन है, उसका लाइफ टाइम क्या है, ठीक है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो किधर से आया है, कब लगाया है इसको, ठीक है। सपोज़ करें कल को वो ख़राब हो जाता है, तो अब फैसिलिटी मैनेजर जो है वो डिज़ाइनर्स को कॉल नहीं करेंगे, वो सिंपल अपना एक वो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, बिम मॉडल होता है, उसको खोलेंगे और एक्सेल शीट को चेक करेंगे किस किस ने कहाँ कहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। तो सारा डाटा जो है ना वो एक एक एरिया से एक ही पॉइंट से आपको निकल आएगा। पहले क्या होता था कि वो पेपर वर्क पे होता था सारा, आपको फिर बुक्स निकालनी पड़ती थी, जो भी शीट्स होती थी उसको चेक करना पड़ता है कि किस किस बंदे ने दिया है, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो दिस इज़ व्हाट कॉल अ कॉपी, ठीक है। अच्छा, बिम टूल्स हैं इसके अंदर, हज़ारों टूल्स हैं, हर कंपनी के अपनी स्टैंडर्ड अपने अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। ऑटोडेस्क का अपने सॉफ्टवेयर हैं, बेंटली के अपने हैं, इसी तरह और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर। तो बिम मॉडलिंग के लिए जो होता है हमारे पास मेनली रिविट यूज़ हो रहा होता है, और ठीक है, टेक्ला यूज़ होता है स्ट्रक्चर के लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास सिविल 3D यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह के फिर ऑटोमेशन भी इसके अंदर आ जाती है हमारी। ऑटोमेशन में हमारा डायनामो यूज़ हो रहा होता है, ग्रासहॉपर है, राइनो है, ठीक है, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक बिम वर्कफ्लो है इसका। तो वर्कफ्लो भी जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ना कि काम कैसे करता है, लाइक MEP मॉडल, क्योंकि एक एक्सटेंसिव एक लेक्चर है कि इसको हम फर्दर और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सिंपल है कि जब आपके MEP मॉडल बनता है और स्ट्रक्चर मॉडल बनता है, आर्किटेक्चर मॉडल बनता है, फिर वो सेंट्रल फाइल में एक उसका बनती है। उस सेंट्रल फाइल से फिर हम एक ड्राइंग सेट्स बनाते हैं जो शॉर्ट ड्राइंग होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट को देखते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एक वर्क फ्लो है इसका। अच्छा, तो अभी कैरियर के बारे में बात करेंगे कि इसमें मतलब क्या क्या आ सकता है, लाइक बीम इंजीनियर्स हैं, बीम मैनेजर है, बीम मॉडलर्स हैं, बीम लीड ड्राफ्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर है, 4D 5D इंजीनियर है, बीम कोऑर्डिनेटर है। तो डिफरेंट एरियाज हैं इसके अंदर। स्टार्टिंग में बेटर यही होता है कि आप एज ए बिम मॉडलर स्टार्ट हैं, क्योंकि जिस क्योंकि बिम मैनेजर बनने के लिए लाइक उसने वही काम उसने ऊपर से मैनेज करना होता है, जस्ट लाइक डिज़ाइन इंजीनियर। तो अगर बिम मैनेजर को ये नहीं पता कि अगर एक क्योंकि एक बेटर बिम इंजीनियर के लिए ये होता है कि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको ट्रबल शूट कैसे करना है, अगर उसको वो चीज़ समझ आ जाए तो वो उसके काफ़ी बेनिफिट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट जो है ना हमेशा ज़ीरो से ही लेना चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं, लाइक बिम डेवलपर भी एक अलग फील्ड है इसकी, जो कि प्रोग्रामिंग करती है, जो इस बिम जो हम मॉडलिंग करते हैं उसको उस प्रोसेस को ना स्ट्रीम और फास्ट कर देता है, ठीक है। लाइक हम डिफरेंट कॉलम्स लगाते हैं बारी बारी, तो वो हम डिफरेंट स्क्रिप्ट लगाते हैं पाइथन के थ्रू, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डायनामो के थ्रू, ठीक है। तो फिर किस तरह कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते हैं या प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल फील्ड है डेवलपर्स की और ऑटोमेशन इंजीनियर्स की। फिर 4D 5D जो है वो बेसिकली पर्टेन करती है आपकी प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग बिम जो 4D होता है वो उसके लिए ज़रूरी कि वो 4D उसको रिविट की मॉडलिंग भी आती हो, सिर्फ इतनी आती हो किसी को LOD 300 तक कम से कम आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको प्लानिंग जो प्राइमेरा है या MS प्रोजेक्ट है उसकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लाइक उसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद वो फिर सिंक्रो हम नेविस्टिक भी यूज़ करते हैं, सिंक्रो भी हम यूज़ करते हैं, फ्यूज़र भी यूज़ करते हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर जो मार्केट में भी यूज़ हो रहा है वो सिंक्रो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी क्रैश डिटेक्शंस भी होते हैं इसके अंदर डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। तो होपफुली क्योंकि ये वेबिनार मैंने एक जूनियर्स के लिए ही, एक जो फ्रेशीज़ हैं या कम से कम उन लोगों के लिए कि जो तो अभी अभी स्टार्ट ईयर जो आना चाहते हैं बिम के अंदर ना, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था ये। तो होपफुली आई थिंक अंडरस्टैंड सबने कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे थे कि इसमें मतलब ये बिम होता क्या है बेसिकली। तो एक शॉर्ट सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो इंशाल्लाह उसमें हम आएंगे। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी पूछ लें। तो ग्रुप भी मैंने इसलिए बनाया कि यार लोगों को पता चले यार बिम है क्या, इसमें क्या क्या कैरियर है इसके। तो ये कि इसमें सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं, अभी भी मार्केट इतनी सेचुरेट नहीं हुई, तो ये कि जो ज़्यादा एक्सपर्ट है और स्किल्स भी काफ़ी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले बंदे ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल है, इसमें अंदर बेनिफिट्स उससे होता है।
जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, काफ़ी अच्छा लेक्चर था। काफ़ी आपने चीज़ें जो है ना हमें डिटेल में बताई हैं। जी मेरा एक सवाल तो ये है कि जो बीम के हवाले से आप जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, तो आप कोई ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस वगैरह भी इस हवाले से देते हैं, या आपकी कोई फिजिकल क्लासेस होती हैं? अच्छा रिजवान, बेसिकली मैं प्लान कर रहा हूँ कि कोई क्लासेस शुरू कर दे, सिर्फ टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से ना। क्योंकि मैंने शुरू ठीक है। में इनिशियल में यही कहा था ना कि मतलब एज अ रिक्रूटर इशू ये कि इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि वो सिर्फ आपको सिंपल सिंपल मॉडलिंग सिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बिम के क्योंकि मैं अगर सिर्फ रिविट की बात करूँ, उसमें पैरामीटर्स होते हैं, आपने डिज़ाइन को कैसे लेके चलना होता है। क्योंकि ये चीज़ें ना काफ़ी इशू ये कि ना लोग, बस अब मैं क्या बोलूँ कि मार्केट में लोग बैठे हैं बस पैसे लेने के लिए। खैर, तो ये कि प्रॉपर ट्रेनिंग तो उसी से ली जाए, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग जो आप लर्निंग होती है वो किसी फर्म में ही होती है, किसी जॉब जहाँ की जॉब करोगे। आपको सिर्फ इतना हो कि यार चलो आपको बिम मॉडलिंग का पता हो हल्की भी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफ़ी इसमें मेन चीज़ है। लाइक मैं आपको जैसा आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में कहा था, और या डिफरेंट एरिया, लेकिन मैं प्लान करूँ कि मैं कुछ एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करूँ इसके अंदर। क्योंकि लोगों की जो पैसे हैं वो काफ़ी वर्थ है, हर कोई इतना मैनेज नहीं कर सकता। और जो करते भी हैं ऑब्वियसली वी कैन, ये इशू होता है ना कि कोई अगर कोई इन्वेस्ट करना है क्योंकि स्पिम के लिए यही है ना कि आपको अपने पैसे इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करें, क्योंकि इन्वेस्ट हो गए तो आपकी करियर अच्छे होंगे ना उसमें, अच्छी जगह से ठीक सीखा हो गया। जाए। और ठीक है। जी जी। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि बीम के हवाले से जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं, जैसे ऑटोडेस्क के हैं, इसी तरह बेंटली के या डिफरेंट उसके हो रहे होते हैं, तो इसमें जो है ना प्रेफरेंस कौन से सॉफ्टवेयर को किस टाइम देनी चाहिए, या जो ज़्यादा अहम सवाल है वो ये है कि चूंकि ये सॉफ्टवेयर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जी जी। और इनिशियल अगर आपने सिर्फ इस पर्पस के लिए इसको यूज़ करना है कि आप इससे कुछ सीख सकें, तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। कॉस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस हवाले से क्या किया जाए ऑटोडेस्क के या बाकी सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, अच्छा क्योंकि इशू, क्रैक वर्जन अक्सर जो है ना। जी जी। जी जी, इशू असल में ये है ना कि मैक्सिमम कंपनीज तो क्रैक वर्जन ही यूज़ करती है इनकी। अलबत्ता जो अब इशू जिस तरह मैं आपको ना, जब आप कोऑर्डिनेशन में आते हो, जब ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड है, MIM 360 है, प्रोजेक्ट वाइज है, वो पेड होते हैं। तो जब आप बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे आते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो फिर कॉन्ट्रैक्टर को या क्लाइंट को लेना पड़ता है वो ये लाइसेंस। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए तो इतना इशू नहीं होता, वो तो आप क्रैक भी यूज़ कर सकते हो। फिर जो आपने कहा था ना कि कौन से यूज़ करें, असल में ना डिपेंड करता है कि कंपनी क्या यूज़ करती है। आप अमेरिका जाओगे ना तो वहाँ टेक्ला यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मॉडलिंग के लिए उनको रिविट की ज़रूरत नहीं है। वो या सिर्फ शीट या सिर्फ वो ना प्रोडक्शन जो शॉप ड्राइंग्स है उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अब आप सऊदीया चले जाओ, या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, WSP है, पार्सन्स है, वो बेंटली के ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि वो ऑटो कैड भी यूज़ नहीं करते, वो माइक्रो स्टेशन यूज़ करते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, फिर जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में सिविल 3D यूज़ हो रहा होता है, एको सेम है, वो बेंटली के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, 4D के लिए मैंने आपको कहा था ना, सिंक्रो मार्केट में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हालांकि काम नेविसक पे भी होता है। ठीक है, तो वो कंपनी के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी बेसिकली क्या कौन से उनको उनको कौन सा बेनिफिट है, किस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो सॉफ्टवेयर तो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन ये कि आपने ना एक डिसिप्लिन सेलेक्ट करना होता है इसके अंदर, सारी चीज़ें सीखना भी। क्योंकि आपने ना किसी एक सॉफ्टवेयर पे एक ग्रिप लेना भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लाइक सिर्फ रिविट पे भी आ जाए ना तो आपको कम से कम 5-6 महीने लगेंगे उसको प्रॉपर सीखने में। ठीक है, तो फिर सिविल 3D एक अलग डोमेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग डोमेन है, टनल्स, फिर आप टनल्स के अंदर भी घुस जाए तो वो एक अलग अलग डोमेन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अलग है, 4D प्लानिंग अलग है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, और आपकी क्या आपका इंटरेस्ट की साइड पे। बाकी क्रैक वर्जन में कोई इशू तो नहीं होता खैर है सच, और लर्निंग के लिए ठीक ही है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन में इशू आता है जब वो जब आपने BIM 360 या ACC प्रोजेक्ट्स में सॉरी ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड में जाते हो ना, क्योंकि वहाँ पर फिर लाइसेंस चाहिए होता है, उसके बगैर वो क्रैक पे काम नहीं होता उसका। तो ये इशू है इसका सर। लेकिन लोकल सर्वर पर मसला नहीं होता। जो लोकल सर्वर होता है ना उसमें आप क्रैक यूज़ कर सकते हो। चलो ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। और किसी कोई क्वेश्चन? अस्सलाम
वालेकुम। कम सलाम। जनरल साहब, सर मुझे काइंडली अपना ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें। मुझे वो नहीं है आइडिया, तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दें और अपना बीम के हवाले से अपनी ज़रा बता दें। अच्छा, बिम का बेसिकली मैं नस्ट का ग्रेजुएट हूँ और मैं भी करंटली ओरियन में ही काम कर रहा हूँ। तो दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा फ़ॉरेन भी